मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हुई है। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या है, उसके अराउंड कुछ टेक्निकल बातों की भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। एसआईपी में खुद होके इन्वेस्टमेंट आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। एसआईपी के फायदे क्या है, इसकी हम लोग बात करेंगे। एसआईपी के कुछ अगर डिसएडवांटेजेस है तो उस डिसएडवांटेजेस की भी हम लोग बात करेंगे। वेबिनार एकदम सिंपल हम रखने की कोशिश करेंगे, इसको एक डिस्कशन के तौर पे मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो इट विल बी ऑल अराउंड एसआईपी। अंत में हम लोग इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी और पर्टिकुलरली ये साइकोलॉजी एसआईपी को कैसे मदद करती है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये आज का ओवरऑल एजेंडा है। कहीं अगर किसी को कुछ दिक्कत होती है तो ही कैन रेज द हैंड, ही कैन पुट इट इन चैट और एनीथिंग लाइक दैट। जैसा जीतू जी ने अभी बताया कि वी विल हैव द लैंग्वेज एज हिंदी, ये मैंने इंग्लिश में बताया, बट देन वी विल कीप द लैंग्वेज एज हिंदी। हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इंग्लिश बीच बीच में आ सकती है क्योंकि आदत पड़ चुकी है। लेकिन हम लोग हिंदी में ज्यादा तौर पर बात करेंगे पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान। आगे चलते हैं दोस्तों। ये दो चित्र आपके सामने रखे हुए हैं, इसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दोनों चित्र अपने आप में कुछ कहानी बता रहे हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है, हम लोग हर कोई जानता है। और उसी का एक छोटा सा स्वरूप हमने फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में देने की कोशिश की। एक गुल्लक दिखाया हुआ है, गुल्लक 3 नाम की एक वेब सीरीज भी आजकल आ रही है, काफी पॉपुलर है। तो वो भी एक कंटेक्स्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो एक गुल्लक हमने बताया, लेकिन एक एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा वेबिनार शुरू करने से पहले। 7वीं कक्षा की ये कविता है, हिंदी के 7वीं कक्षा में ये पढ़ाई जाती है। सुनिए, कविता बहुत सुंदर है, एकदम आसान है। मैं आपसे पढ़ने की कोशिश करता हूं आपके लिए। बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर, सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर, मिनट मिनट ही मिलकर तो बन जाता है साल। देखिए कितना सुंदर बताया, मिनट मिनट ही मिलकर तो बन जाता है साल, तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। और आखिरी लाइन कहती है, पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान। आज इसी पैसे की बात करने वाले दोस्तों हम। ये पैसा हम किस तरह से जोड़ सकते हैं और किस तरह से धनवान बन सकते हैं, लेकिन एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में। हालांकि मैंने कविता से शुरुआत की है, लेकिन बात करेंगे काफी प्रैक्टिकल अप्रोच की आगे जाते हुए। तो पूरी तरह से पैसे पैसे की बात करेंगे, टेक्निकल अप्रोच की बात करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करेंगे, और कोई मिथ्या की बात हम लोग नहीं करेंगे आज। देखिए एक चित्र, दूसरा चित्र आपके सामने आया है। इसमें एक लेफ्ट सर्कल है, लेफ्ट सर्कल में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कुछ सारे हाथ है और वो हाथ कुछ पैसा बटोर रहे हैं, ऐसा दिखाया है। ये सब इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स मतलब हम लोग हैं जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। क्या होता है, ये स्लाइड में मैं आपको म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है वो बताने वाला हूं। कुछ लोग शायद यहाँ पे हो सकता है नए हो, तो उनके लिए शुरुआत हम करते हैं कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करते हैं, और उसके आगे हम लोग फिर एसआईपी किस तरह से काम करती है उसके ऊपर चलेंगे, और फिर हम एसआईपी की साइकोलॉजी, एसआईपी इन्वेस्टिंग, इसके ऊपर चले जाएंगे। बट शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे काफी सारे इन्वेस्टर्स के हाथ दिख रहे हैं। ये इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, एक साथ जमा कर रहे हैं, हर किसी का छोटा छोटा पैसा। और वो पैसा वो लोग देते हैं बीच वाले चित्र में, जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर दिखाए गए उनके पास में, जो फंड मैनेजर होते हैं म्यूचुअल फंड के, तो उनके पास में ये पैसा जाता है। और ये जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारा ये जो पैसा है, सभी इन्वेस्टर्स का मिलाया हुआ पैसा इन अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। मैं मेरा लेजर पॉइंटर यूज करने की कोशिश करता हूं, आई होप मेरा लेजर पॉइंटर सबको दिख रहा है। तो जो आखिरी के सर्कल में, राइट वाले सर्कल में जो इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव्स दिखाए गए, इन अल्टरनेटिव्स में ये जो फंड मैनेजर है ये हमारा पैसा लगा देते हैं। तो उसमें क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, जैसे इक्विटी यहाँ पे लिखा है, मतलब शेयर्स में हमारा वो लोग पैसा लगा सकते हैं। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी माने बॉन्ड्स में वो लोग हमारा पैसा लगा सकते हैं। कैश या कैश इक्विवेलेंट मतलब छोटे समय के जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें हम लोग हमारा पैसा वो लोग लगा सकते हैं। रियल एस्टेट में हमारा पैसा लगा सकते हैं, या गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। अभी ये फंड मैनेजर कैसे तय करेगा कि कहां पे पैसा लगाना है, या फिर कहां पे कितने प्रमाण में पैसा लगाना है। तो ये तय करने के लिए वो कौन सी स्कीम को हैंडल कर रहे हैं, या हम लोगों ने किस म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा लगाया है,
उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से वाले इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है वो पैसा लगाएंगे। लेकिन मोटे तौर पे आप लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा सबका मिला के पैसा एक फंड मैनेजर के पास जाता है और फंड मैनेजर हमारे लिए उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। वो इन्वेस्ट करने के बाद में पैसा बढ़ता है और बढ़ने के बाद उसके रिटर्न्स हमें वापस मिलते हैं। तो दोस्तों इतना सीधा साधा वर्किंग है म्यूचुअल फंड का। यहाँ पे फंड मैनेजर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमारे लिए निवेश करता है या हमारे निवेश को मैनेज करता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसलिए वो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाता है। म्यूचुअल फंड में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कोई अकेला इन्वेस्ट नहीं करता है। मतलब मेरा अगर पैसा है तो मैं अकेला इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरे जैसे 100, 200, 500, 1000 लोग होते हैं, वो एक स्कीम में पैसा डालते हैं और वो एक स्कीम का पैसा ये फंड मैनेजर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों ये एक चलती हुई बस जैसा है। बस में हम लोग साथ में मिलके ट्रेवल करते हैं और साथ में मिलके एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाते हैं। म्यूचुअल फंड में भी यही चीज होती है, सब लोग साथ में मिलके एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो इतना आसान है। म्यूचुअल फंड तो हमने जान लिया कैसे काम करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या तरीके हैं ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के दो सबसे पॉपुलर तरीके हैं कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे राइट वाला जो सर्कल है वो निकाल दिया। यहाँ पे दो सर्कल दिखा है खाली, जो इन्वेस्टर्स है वो, और जो जिन तरीकों से वो म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास हमारा पैसा पहुंचा रहे हैं, वो दो तरीके मैंने यहाँ दिखाए हैं। ऊपर वाला तरीका ये कहता है कि ये जो इन्वेस्टर्स है ये लमसम तरीके से पैसा फंड मैनेजर के पास दे रहे हैं, और दूसरा तरीका ये कहता है कि ये एसआईपी की तरीके से पैसा फंड मैनेजर के पास दे रहे हैं। अभी ये क्या तरीके हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं आगे जाने से पहले। लमसम मतलब मेरे पास कुछ पैसा बोनस के तौर पे आ गया, समझ लीजिए 2 लाख रुपया मेरे पास बोनस के तौर पे आ गया। मैं मार्च का महीना खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा पिछले साल में, तो मेरी कंपनी ने मुझे 2 लाख रुपए का बोनस दिया और मैंने सोचा कि ये जो बोनस है 2 लाख रुपए का, मैं अपने भविष्य के लिए कहीं ना कहीं निवेश करूं। तो मैं क्या करता हूं, एक म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर 2 लाख रुपए देता हूं। तो मेरे ये जो 2 लाख रुपए ये अन्य लोगों के रुपयों के साथ, उसमें बाकी कुछ लोगों का 50,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, किसी का 10 लाख हो सकता है, ये सब पैसा मिला के ये लमसम पैसा जाता है फंड मैनेजर के पास। और फिर फंड मैनेजर इसे अलग अलग जो मैंने शेयर्स या गोल्ड या बॉन्ड्स, ये जो ऑप्शंस बताए उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो इन्वेस्ट करने का तरीका है वो एक बार वाला तरीका है, मतलब मैं एक ही बार इसमें इन्वेस्ट करता हूं। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट दोस्तों कब कब हो सकती है, किस ओकेजन्स में हो सकती है? ये जो इन्वेस्टमेंट है ये शायद एकदम रेयर ओकेजन्स में हो सकती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेसमैन है जो कई एक बार उसको कभी प्रॉफिट हो जाता है, साल में बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, अगर उनको बड़ा प्रॉफिट हुआ तो वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गई लमसम इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने एनुअल परफॉर्मेंस की बात करी, तो एनुअल परफॉर्मेंस अगर बोनस मुझे मिला तो वो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। दिवाली बोनस अगर किसी को मिल जाता है तो दिवाली बोनस इन्वेस्ट करना ये भी एक लमसम इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जब कोई बंदा रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें पीपीएफ, ग्रेचुइटी, इस तरह से लमसम पैसा मिल जाता है। वो पैसा अगर वो लोग म्यूचुअल फंड में लमसम तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी एक साथ इन्वेस्टमेंट हुई, ये भी एक लमसम तरीका हुआ इन्वेस्टमेंट करने का। तो ऐसे अलग अलग ओकेजन्स पे हम लोग लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो लमसम इन्वेस्टमेंट के ओकेजन है ये काफी कम बार आते हैं। तो ओकेजन कौन सा ज्यादा होता है? तो एक ही चीज है हमारे पास जो रेगुलर आती है, वो है हमारे महीने के अंत में आने वाली सैलरी। हर किसी को महीने के अंत में सैलरी मिलती है, या फिर हमारे बिजनेस से एक आय हमें मिलती है, एक बिजनेस से इनकम हमें मिलता है। तो दोस्तों हर महीने मिलने वाले इनकम से मैं अगर एक छोटी सी रकम बाजू में निकालूं और उसे अगर मैं कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में निवेश करूं, हर महीना उतनी ही रकम हर तारीख, हर महीने के एक फिक्स तारीख को, एक तय तारीख को मैं अगर वो म्यूचुअल फंड के पास भेजता हूं, तो उस तरीके को एसआईपी ऐसे कहते हैं या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि मैंने अगर कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में 5,000 रुपए निवेश करने की सोची हर महीने के 10 तारीख को, तो ये 5,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट से निकल के कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड कंपनी के ब्लू चिप
स्कीम के फंड मैनेजर के पास हर महीने के 10 तारीख को जाएंगे और फिर वो फंड मैनेजर उसे कहीं ना कहीं निवेश करेंगे। तो क्या हुआ, हर महीने के 10 तारीख को मेरे 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश होते रहेंगे इस तरह से। अब ये जो निवेश होने की जो फ्रीक्वेंसी है, ये या तो मंथली हो सकती है, या तो वीकली हो सकती है, या तो डेली हो सकती है। मतलब मैं डेली भी एसआईपी कर सकता हूं, मैं वीकली एसआईपी भी कर सकता हूं, और मैं मंथली एसआईपी भी कर सकता हूं। हालांकि सबसे ज्यादा पॉपुलर जो तरीका है एसआईपी करने का, वो है मंथली तरीका। तो ये है हमारी बूंद बूंद वाली ताकत। इस तरह से हम हर महीना छोटी छोटी रकम जुटाते जाते हैं और धनवान बनने की तरफ अग्रसर होते जाते हैं। और दोस्तों, इसे एसआईपी कहते हैं। बहुत आसान सा तरीका इन्वेंट किया है म्यूचुअल फंड्स ने, और सबसे ज्यादा पॉपुलर, मतलब आई फील प्राउड टू से कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है भारत में इन्वेस्टमेंट करने का, पाश्चात्य देशों के कंपैरिजन में। तो अपने लिए ये एक और गर्व की बात है कि एसआईपी का जो इन्वेंशन है वो भारत में हुआ है, और भारत में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीके से आगे चलते रहता है। तो लमसम हमने समझ लिया, एसआईपी हमने समझ ली किस तरह से काम करती है। अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और अगली स्लाइड पे जाता हूं। मैंने यहाँ दो चित्र दिखाए अगेन, थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए एसआईपी और लमसम के बीच। तो देखिए, पहले पिक्चर में एक बंदा सीढ़ियां चढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं सीढ़ियां चढ़ने में कोई ज्यादा जोखिम नहीं होती है, कोई ज्यादा रिस्क नहीं होती है। ये काफी सेफ सा तरीका है जहाँ पे हम लोग सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोई गिरने का हमें खतरा नहीं होता है। सीढ़ियां चढ़ने के लिए आमतौर पे कोई एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती है, कोई एक्सपर्टाइज नहीं लगती है। हम इवन बच्चे को भी सीढ़ियां कैसे चढ़ी जाती है ये नहीं सिखाते, वो अपने आप सीख जाता है कि सीढ़ियां कैसे चढ़ी जाए। सीढ़ियां चढ़ने की शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं, मतलब सवेरे हो, दिन हो, रात हो। हम लोग ये टाइमिंग नहीं देखते कि मैंने कब सीढ़ियां चढ़नी चाहिए। एक ही चीज है, खाली सीढ़ियां चढ़ने के लिए मैं क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ऊपर जाता हूं, तो शायद हो सकता है थोड़ा सा समय लगे कंपेरेटिवली राइट साइड वाले जो पिक्चर में जिस बंदा जिस तरह से चढ़ रहा है उसके कंपैरिजन में। तो राइट वाला चित्र में मुझे क्या बताता है, ये लमसम वाला तरीका हो सकता है जहां पे रिस्क या जोखिम थोड़ी सी ज्यादा है। थोड़ी ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बंदा ट्रेकिंग की तरह से ऊपर चढ़ रहा है, जो शायद थोड़ा जल्दी ऊपर पहुंच जाए, सीढ़ियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा जल्दी ऊपर चढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे खतरा भी ज्यादा है। शायद रिस्क ज्यादा है, इसकी वजह शायद हो सकता है रिवॉर्ड्स भी उसके थोड़े ज्यादा हो। मजा भी तो ज्यादा आता है ना ट्रेकिंग करने के लिए, लेकिन वो जो मजा है वो रिस्क के साथ आती है। तो दोस्तों, मैं सीढ़ियों के साथ कंपेयर करना चाहूंगा हमारी एसआईपी को। एसआईपी इतनी ही सिंपल तरीके से काम करती है। कोई भी किसी भी समय एसआईपी शुरू कर सकता है, उसे कोई समय की पाबंदी नहीं है। एसआईपी में रिस्क बाकी तरीकों से काफी कम होती है, पर्टिकुलरली लमसम वाले तरीके से काफी कम होती है। इसमें एक्सपर्टाइज की जरूरत भी बहुत कम होती है दोस्तों, इसमें कोई रिस्क नहीं होती है दोस्तों। लेकिन अगर मैं किसी अलग तरीके से करने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने राइट वाला तरीका बताया जो लमसम वाला तरीका है, उसमें थोड़ी सी टाइमिंग की जरूरत है, उसमें थोड़ी सी एक्सपर्टाइज की जरूरत है। उसमें आपको हो सकता है कि फंड के बारे में या मार्केट के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी हो, वो चीज एसआईपी में नहीं है। तो यहां तक हमने समझा लमसम क्या है और एसआईपी किस तरह से काम करती है। आगे और इंटरेस्टिंग आने वाली बातें करने से पहले मैं हम आपको बताना चाहता हूं, जो लोग यहाँ पे नए हैं इस वेबिनार में, उनको मैं बताना चाहता हूं हम लोग कौन है और हम लोग एक्चुअली आते कहाँ से, हम लोग करते क्या है, सो दैट वी कैन बी कन्वर्सेंट विद ईच अदर। तो दोस्तों, हम लोग दो ब्रांड रिप्रेजेंट करते हैं, एक है बॉर्नविस्टा और दूसरा है ग्रेविटी। ये हमारी टीम के छोटे छोटे फोटोज है, 12-15 लोगों की हमारी टीम है जो सभी इन्वेस्टर्स को हेल्प करने की कोशिश करती है, और दिन रात हम इस कार्य में लगे हुए रहते हैं। और इस तरह से हम लोग ये जो हमारी पैशन है, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री हमारी पैशन है, उसमें हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और सबको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या फर्क है बॉर्नविस्टा और ग्रेविटी में? बॉर्नविस्टा ये जो कंपनी है, ये हमारा टेलर मेड इन्वेस्टमेंट बुटीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं। यानी आप हमारे सामने आते हो, आप आपकी जरूरतें हमें बताते हो, हम आपको
आपकी ज़रूरतें अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आपके लिए कुछ हमारे प्रोसेस है, जैसे रिस्क प्रोफाइलिंग हम आपका करते हैं, आपके गोल्स हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, हम आपके लिए एसेट अलोकेशन बनाते हैं, फिर हम आपके लिए मॉडल पोर्टफोलियो बनाते हैं, और फिर आखिर में हम आपका इन्वेस्टमेंट करा के देते हैं, और उसके बाद में हम आपके इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जमाना ऑनलाइन का है, और ऑनलाइन का जमाना होने की वजह से हमने एक रेडीमेड वाली चीज भी आपके लिए लाई है, और वो जो हमारा ब्रांड है उसका नाम है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है? ये एक रेडीमेड और ऑनलाइन म्यूचुअल फंड कॉम्बो प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि जो मॉडल पोर्टफोलियो मैंने बॉन्विस्टा में आपके लिए बनाया था, वो मॉडल पोर्टफोलियो यहाँ पे जो बनाया था, वो मॉडल पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे रेडीमेड मिल जाएगा। मतलब जैसे आप मॉल में जाते हो तो मॉल पे हजारों शर्ट्स वहां पे रखे हुए होते हैं, और उसमें से हम लोग हमारा पसंदीदा शर्ट चुनते हैं। जो शर्ट जो कलर मुझे पसंद है, जो ब्रांड मुझे पसंद है, जो फैब्रिक मुझे पसंद है, जो स्टाइल मुझे पसंद है, और जो मेरे बजट में हो, उस टाइप का शर्ट हम लोग चुनते हैं, शर्ट उठाते हैं, ट्रायल लेते हैं, और हम लोग बाहर निकलते हैं। शायद ये प्रोसेस 15-20 मिनट में खत्म हो सकती है। लेकिन टेलर मेड वाली प्रोसेस अगर मैं शर्ट के कंटेक्स्ट में आपको बताऊं, तो वो 15 दिन चलती है। हम लोग कपड़ा लेंगे, टेलर के पास जाएंगे, शर्ट सिलाएंगे, 15-20 दिन उसमें जाएंगे। तो हमने थोड़ा सा रेडीमेड वाला भी तरीका आपके लिए लेके आए हैं। ये ग्रेविटी है, वहां पे आप लोग अपने आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में वापस और बात करेंगे, अगर किसी को कुछ जानना है इसके बारे में। मेरे बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा नाम उन्मेष देशमुख है। मैं सर्व कर रहा हूँ इन्वेस्टर्स को पिछले 10 साल में बॉन्विस्टा से, बॉन्विस्टा के थ्रू या ग्रेविटी के थ्रू। उसके पहले मैं फाइनेंशियल सर्विसेज फील्ड में जॉब करता था करीब करीब 12-13 साल। और अभी मैं अपना प्रोफेशन जो है वो एंजॉय करता हूँ। मुझे पसंद है लोगों से बात करना इन्वेस्टमेंट फील्ड के ऊपर। तो दोस्तों, ये था थोड़ा सा हमारे बारे में। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ, मैं चार्टर्ड ट्रस्ट एंड एस्टेट प्लानर भी हूँ। लेकिन मेरा बेसिक एजुकेशन जो है, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। इंसिडेंटली आई एम इनटू दिस फील्ड सिंस लास्ट अबाउट 20 years नाउ। आगे चलते हैं। शहर की एक सोसाइटी में एक व्यक्ति रहता था, नाम था पोपटलाल। उसके दोस्त उसे हमेशा कंजूस कहकर चिढ़ाते थे। पोपटलाल था भी वैसा ही। पोपटलाल का एक दुख था, उसकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन सब दोस्त मिलकर चाय की चुस्कियां लेते हुए गपशप लड़ा रहे थे। उसमें बात निकली पोपटलाल की शादी की और शादी के खर्चे की। पोपटलाल ने बड़े इत्मीनान से सबसे कहा, उसे शादी के खर्चे की कतई चिंता नहीं है, क्योंकि उसने पाई पाई जोड़कर 15 लाख रुपया इकट्ठा किए हैं। उसने तो उसकी होने वाली पत्नी के गहनों के लिए 20 तोला सोना भी खरीद कर रखा है। सब दोस्त हैरत में पड़ गए। आखिर पोपटलाल ने इतनी पूंजी जमा कैसे की? पोपटलाल ने हंसकर जवाब दिया, कंजूसी से। सब मित्र असमंजस में पड़ गए। पोपटलाल की बात उन्हें समझ ही नहीं आई। तब पोपटलाल ने बताया कैसे उसने पैसे बचाए तथा उन्हें जमा कराकर शादी के लिए इकट्ठा किया। उसने बताया, मैंने किसी को मोबाइल से कॉल करने के बजाय हमेशा मिस्ड कॉल दिया। ऑफिस से घर आते समय चलकर आता हूँ, ना कि बस या ऑटो रिक्शा से। कपड़े वगैरह सामान खरीदते समय 10 जगह घूमकर डिस्काउंट में खरीदता हूँ। इस तरह इतने सालों से मैंने ये पैसे जमा किए हैं। पैदल चलने की वजह से मेरे स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ा, वो अलग। मैं कम बीमार पड़ा और डॉक्टर के और दवाई के पैसे भी बचाए। अब धूमधाम से शादी करूंगा। जिंदगी भर बचत की, जिसे आप लोग कंजूसी कहते हो, लेकिन शादी के मामले में नो कंजूसी। सब लोगों ने पोपटलाल को बधाई दी, उसके समझदारी की तारीफ की और उसे कंजूस ना कहने का वचन दिया। पोपटलाल ने एकदम सही बात की। थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके उन्होंने पैसा जमाया, और 15 लाख रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने लिए जमा किया पिछले कुछ सालों में। लेकिन पोपटलाल ने एक गलत बात कर दी इस पूरे एपिसोड में। क्या गलत बात हो सकती है इस पूरे पूरे एपिसोड में? कौन सी गलत बात कर दी पोपटलाल ने? कोई मुझे आप में से बता सकता है? यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स कि ऐसा क्या गलत कह दिया पोपटलाल ने। 15 लाख तो उसने जमा कर लिए, लेकिन गलत बात क्या कही? मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गलत बात पोपटलाल ने इस पूरे एपिसोड में कही है। एनीबॉडी हु कैन टेल मी?
क्या गलत बात हो सकती है जो पोपटलाल वहां पे कर रहे हैं? इफ समवन कैन टाइप। इन्वेस्ट नहीं किया। इन्वेस्ट नहीं किया, एब्सोल्युटली बैंग ऑन टारगेट। सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ एसआईपी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। देखिए पोपटलाल ने क्या, या सर समवन इज सेइंग कि उसने और एक गलत बात की, उसने कहा कि ये सब पैसा मैं शादी में उड़ा दूंगा। एब्सोल्युटली राइट। तो हो सकता है सर पैसा उड़ाना ना उड़ाना उनकी चॉइस है, लेकिन ऑफ कोर्स इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। बट मैं जो सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था वो एकदम सही जवाब मुझे मिल गया। वो था उन्होंने बचत की लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट नहीं की। हम ये मान के चलते हैं कि पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए ना कि बचत करनी चाहिए। बचत और इन्वेस्टमेंट में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी बचत में कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं मिलता है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन कोई बचत जब हम करते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। कोई भी सेविंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें उसमें इनएफिशिएंट टैक्सेशन होता है, मतलब जो प्रॉफिट्स हमें मिलते हैं उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है। लेकिन इन्वेस्टिंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें टैक्सेशन कम है भारत के अंदर। इसमें आमतौर पे लिक्विडिटी काफी कम होती है जो सेविंग वाले इंस्ट्रूमेंट है उसमें, लेकिन जो इन्वेस्टिंग वाले इंस्ट्रूमेंट है उसमें आमतौर पर लिक्विडिटी ज्यादा होती है। रिटर्न्स जो है सेविंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स में वो कम आते हैं, या इन्वेस्टिंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें रिटर्न्स काफी अच्छे आते हैं। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से जो सेविंग करते हैं वो रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, या हम घर में डब्बे में पैसे रखते हैं वो भी एक सेविंग ही हो सकती है, लेकिन वो इनएफिशिएंट तरीका है। उसके कंपैरिजन में इन्वेस्टिंग ये जो है ये कंपाउंडिंग करने वाला तरीका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पोपटलाल ने 15 लाख रुपए जमा किए थे सेविंग्स में या बचत में, वो पैसे अगर पोपटलाल एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करता था शायद वो 15 लाख रुपए की वैल्यू 25 लाख रुपए हो सकती थी कंपाउंडिंग के जरिए। इतना फर्क होता है इन्वेस्टिंग और सेविंग्स के अंदर। तो हम लोग जनरली 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज की बात करते हैं। उसमें से एक पर्सनैलिटी होती है खर्चेराम। खर्चेराम मतलब वो बंदा जो बहुत ज्यादा खर्चे करता है। यहाँ पे ऑफकोर्स पोपटराम खर्चेराम तो है नहीं क्योंकि वो तो बचत वाला आदमी है। तो वो दूसरे पर्सनैलिटी वाला टाइप वाला आदमी हुआ जिसको हम कहते हैं बचत राम। तो पोपटलाल बचत राम टाइप वाला आदमी है। और तीसरा हम लोग जिसे बोलते हैं मराठी में गुंतवणूक राम या निवेश राम, उसे हम हिंदी में कह सकते हैं। तो निवेश राम बनने की जो हमारी प्रोसेस है, बचत राम से निवेश राम बनना बहुत जरूरी है हम हर किसी के लिए, ताकि हम हमारे पैसे को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सके। हम हमेशा कहते हैं भारतीय संस्कृती में कि उसके घर लक्ष्मी पानी भर रही है, त्याच्या घरी लक्ष्मी पाणी भरते असं आपण नेहमी म्हणतो। क्यों हम ऐसा कहते हैं उसके घर लक्ष्मी पानी भरती है? क्योंकि लिटरली उनके लिए पैसा उनका काम करता है। तो हमने ये सोचना जरूरी है कि मेरे लिए मेरा पैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आपका पैसा आइडल बैठा हुआ है तो शायद ये आपके लिए बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है। आपके पैसे ने आपके लिए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली स्लाइड पे मैं आता हूं और आपको बताता हूं कि ये क्यों जरूरी है इन्वेस्टमेंट करना। आपकी आंखें शायद खुल जाएगी इस चित्र को देखते हुए, इस टेबल को देखते हुए। इस टेबल में हमने ये लिखा है कि अर्ली स्टार्ट करने का जो इफेक्ट है वो क्या होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे 2 दोस्त है, एक अनिल है एक सुनील है। अनिल का एज है 35 साल, सुनील का एज है 25 साल। अनिल ने क्या किया, 30 सालों तक एसआईपी करी और सुनील ने क्या किया, 40 सालों तक एसआईपी करी। एक ने 30 साल की क्योंकि उसकी उम्र 35 साल थी और उसने लेट शुरू किया, उसने इसके लिए वो 30 ही साल कर पाया। सुनील ने चूंकि जल्दी शुरू किया तो वो 40 साल तक एसआईपी कर पाया। एसआईपी की अमाउंट थी मात्र 3000 रुपया पर महीना, हर महीना। पूरे महीने थे जिसमें उन्होंने एसआईपी की। तो अनिल ने एसआईपी की 360 महीने के लिए और सुनील ने एसआईपी की 480 महीने के लिए, मतलब 30 साल और 40 साल। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू हुई 3000 के हिसाब से पर महीना, हर महीना 10,80,000 रुपया अनिल ने इन्वेस्ट किए पूरे 30 सालों में मिला के, और सुनील ने इन्वेस्ट किए 40 सालों में मिला के 14,40,000 रुपया। अगर उन्होंने ऐसी कोई स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया जो स्कीम मात्र 12% रिटर्न्स दे,
एसआईपी की कोई भी स्कीम, म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम जो 12% मात्र रिटर्न दे, तो अनिल के पैसों की वैल्यू हुई करीब करीब 30 सालों के बाद में वो हुई 1,05,00,000 रुपया, 1,05,90,000 के करीब। और सुनील की वैल्यू देखिए, अगर उसने 10 साल उसमें मार्केट में ज्यादा बिताए तो उसकी वैल्यू हुई 3,56,00,000 रुपया करीब करीब। देखिए दोस्तों फर्क कितना हुआ। उन्होंने इन्वेस्ट किए थे खाली 4,40,000, करीब करीब 4 लाख रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उनको करीब करीब 2.5 लाख रुपए ज्यादा मिले। ये पावर है, ये एडिशनल 10 सालों की। टाइम स्पेंट इन द मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग ऑफ द मार्केट। मैं कौन सा टाइमिंग करता हूं, जब मार्केट नीचे जाता है तब मैं पैसे निवेश कर रहा हूं, या मैं ज्यादा समय मार्केट में बिताने के बाद मैं ज्यादा पैसे अर्न करता हूं? इसका ये जवाब है। अगर मैंने 10 साल ज्यादा बिताए तो मुझे 2.5 करोड़ रुपए ज्यादा मिले। इसके ऊपर ही मैं और कुछ बातें करने वाला हूं अगली स्लाइड में, और ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको एक एनालिसिस मिलेगा। यहां पे मैंने अनिल की बात करी है खाली, जो 35 साल वाला बंदा है। हमने ये लिया है कि अनिल ने 30 साल का कंट्रीब्यूशन लिया है, 3,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन वो हर महीना कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने 360 महीना इन्वेस्टमेंट की और 10,80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। लेकिन इस बार अनिल ने अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट की। एक स्कीम में उस अनिल को मिले 10% रिटर्न्स, दूसरी स्कीम में अनिल को मिले 12% रिटर्न्स, तीसरी स्कीम में मिले 14, और पांचवी स्कीम में मिले 15% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। देखिए क्या फर्क पड़ा। अनिल ने जो पैसा 10% से इन्वेस्ट किया था उसके बने 68,37,000 रुपए। अनिल ने जो पैसे 12% पे इन्वेस्ट किए थे, जो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, उसके बने 1,05,00,000 रुपए। अनिल ने जब 14% से पैसे इन्वेस्ट किए तो उसके बने 1,66,00,000 रुपए। अनिल ने जब 15% से पैसे इन्वेस्ट किए तो उसके बने 2,10,00,000 रुपए। तो देखिए दो चीजों की पावर मैंने आपको बताई। एक पावर मैंने आपको बताई, टाइमिंग मैंने कितना गुजारा मार्केट के अंदर, और दूसरी मैंने बताई कि मैं किस तरह से स्कीम चूज कर रहा हूं। थोड़ी बेटर स्कीम चूज करना तो बनता है हर किसी के लिए। अभी देखिए अगली स्लाइड। अभी यहाँ पे क्या किया सुनील ने, मैंने अभी सुनील की बात करी है, अनिल की बात नहीं करी, जो 25 साल का बंदा है। तो सुनील ने दोनों चीजें की, उसने टाइम भी ज्यादा बिताया और उसने फंड भी सही सही चुने। उसका 10% वाला जो फंड है उसको 3,000 रुपए की एसआईपी देके गया 1,91,00,000 रुपया। उसको 12% वाली एसआईपी देके गया 3,56,00,000 रुपए। ये अनबिलीवेबल आंकड़े हैं, लेकिन ये सही आंकड़े हैं। आप कोई भी कैलकुलेशन करके देखिए, और ये सही हुए हुए आंकड़े हैं। 3,000 रुपया 25 साल 40 साल के बाद में 14% से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो 6,78,00,000 रुपए बनते हैं। और 3,000 रुपए के अगर 15% से मैं कैलकुलेशन करता हूं, 15% वाली स्कीम में उन्होंने अगर इन्वेस्ट किए तो करीब करीब 9,40,42,00,000 रुपए बनते हैं 40 साल के बाद। लेकिन दोस्तों 40 साल मार्केट में बिताना आसान नहीं है। 40 साल मार्केट में बिताना एक डिफिकल्ट चीज है। यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है कि हम लोग इतने सालों तक मार्केट में बिता नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ आर टेम्पटिंग नेचर। टेम्पटिंग नेचर मतलब क्या? जब मार्केट ऊपर गया तो मैंने पैसे निकाल लिए, या फिर मार्केट नीचे गया तो अभी मार्केट डूब जाने वाला है, इस डर से मैंने पैसे निकाल लिए। ये दो तरीके से अगर हम लोग सोचने लगे तो मार्केट में हमें कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये हमें हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। मैं और इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे छोटी छोटी बातें सर, एसआईपी एकदम छोटी और सिंपल बातें करता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात एसआईपी नहीं करता है। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसआईपी क्या करता है, हमारे अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब क्या? मैं हर महीना एक रकम मेरे इनकम में से बाजू में निकालता हूं और इन्वेस्टमेंट में डाल देता हूं। ये एक मेरा डिसिप्लिन का तरीका हुआ। कितने अमाउंट करनी चाहिए? तो एक आम तौर पे एक एज अ थंब रूल you can say that you should invest around 25% of your monthly income in an instrument of the type of SIP। SIP जैसे इंस्ट्रूमेंट में आपने 25% आपके मंथली इनकम में से इन्वेस्ट करने चाहिए। ये क्या करता है? ये आपके लिए गोल्स आपके पेनलेसली अचीव करता है। पेनलेसली अचीव करता है मतलब क्या? जैसे सीढ़ियां चढ़ना काफी आसान है ट्रेकिंग के बदले, ट्रेकिंग के कंपैरिजन में। तो इसी तरह से जब वो गोल पास में आता है, घर में अगर कोई मैरिज आता है तो मैं कहां से पैसा जुटाऊं,
बच्चे का एजुकेशन है, मैं कहाँ से पैसे जुटाऊं, ये बारी हमारे ऊपर ना आए, इसके लिए हमने एसआईपी करना जरूरी है शुरू से। तो पेनलेसली गोल्स अचीव होते हैं हमारे। कैन बी स्टार्टेड विद स्मॉल अमाउंट। आप 500 रुपए से शुरू करते हैं, हमारे ग्रेविटी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आप 200 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। 200 रुपए, मात्र 200 रुपए की एसआईपी उसमें अवेलेबल है। ऑफकोर्स 200 रुपए एक छोटी अमाउंट होती है, आप उससे बड़ी कोई भी अमाउंट भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आप 200 रुपए से भी कर सकते हैं। सो वन कैन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पोपटलाल के 15 लाख रुपए के बजाय 25 लाख रुपए बन सकते थे अगर वो एसआईपी में इन्वेस्ट करता था तो। और वो एग्जाम्पल हमने अनिल और सुनील के एग्जाम्पल में ऑलरेडी देखे। एलिमिनेट्स द टाइमिंग रिस्क। क्यों टाइमिंग रिस्क एलिमिनेट करता है, इसका मैं जवाब आपको आने वाले कुछ स्लाइड्स में देने वाला हूं। जैसा वो टाइमिंग स्लाइड वाला आप रिलेट कर सकते हैं वापस सीढ़ियों से और ट्रैक से। सीढ़ियां चढ़ने वक्त कोई उसे खतरा नहीं है, लेकिन ट्रैक करते वक्त थोड़ा सा खतरा है। ये खतरा क्या है मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कोई भी एसआईपी जनरली इन्फ्लेशन को बीट करती है। जो महंगाई का दर होता है 5.5 से 6% भारत में अभी चल रहा है, उस महंगाई के दर को जनरली सभी एसआईपी बीट करती है। ऐसा माना जाता है कि हम जो इनकम कमाते हैं या इंटरेस्ट कमाते हैं, वो जो बेस अमाउंट है, मतलब इन्फ्लेशन का जो रेट है 5.5 से 6%, उसके ऊपर हमने कमाना चाहिए, वो हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 6% इन्फ्लेशन का रेट है और मेरी एसआईपी मुझे 10% दे रही है, तो मैं एक्चुअली कमा रहा हूं 4%। लेकिन मैं अगर कोई आरडी में इन्वेस्ट कर रहा हूं और आरडी मुझे 6% का इन्फ्लेशन रेट के समय मुझे अगर 6.5% दे रही है, तो मैं एक्चुअली कमा रहा हूं आधा टक्का। और जो एसआईपी मुझे 12% दे रही है, तो इन्फ्लेशन का रेट मैं 12% में से माइनस करूंगा, तो मैं मुझे एक्चुअली मिल रहा है 6%। दैट इज माय रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने इन्फ्लेशन बीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी इन्वेस्टमेंट में। एसआईपी की इन्वेस्टमेंट टैक्स एफिशिएंट है, क्योंकि इक्विटी का जो टैक्सेशन है इंडिया के अंदर वो कम टैक्सेशन है एफडी के कंपैरिजन में। जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है एफडीज के अंदर, उसके कंपैरिजन में एकदम ट्रांसपेरेंट तरीका है। रोज के रोज हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें पता चलती है। थोड़ी बहुत उसमें ऊपर नीचे हो सकता है जरूर, लेकिन वो हमें पता चलता है कितना ऊपर हुआ या कितना नीचे हुआ। उसमें लिक्विडिटी है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। निकालना एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन ये एक फैसिलिटी दी हुई है कि हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हम कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। एसआईपी को हम पॉज कर सकते हैं, एसआईपी को हम चेंज कर सकते हैं, एसआईपी में से पैसा निकाल सकते हैं, या एसआईपी को हम लंबे समय तक चलने दे सकते हैं। ये सभी सुविधाएं एसआईपी के अंदर अवेलेबल है। ये सभी तरह से हम लोग उससे यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी एक छोटा सा मैंने आपके लिए टेबल बनाया है, जो टेबल आपको गाइड करेगा कि आपने किस गोल के लिए कौन सी एसआईपी चूज करनी चाहिए। अगर आप कोई सेल्फ हेल्प वाला प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करते हैं या आप खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल आपके लिए हो सकता है। मैं आपको एकदम शॉर्ट और बहुत सिंपल और सादे सीधे तरीके से आपको बताना चाहता हूं। अगर आपका जो टाइम फ्रेम है वो एकदम ही शॉर्ट टर्म वाला है, मतलब 1 साल से कम वाला अगर आपका टाइम फ्रेम है, तो इस टाइम फ्रेम में कौन से गोल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कंटिजेंसी फंड, मतलब इमरजेंसी के लिए लगने वाला पैसा। अगर मैं कोई इमरजेंसी के लिए पैसा मैं रखना चाहता हूं, या फिर मेरे बिजनेस के फंड से मैं पार्क करना चाहता हूं, मेरे बोनस आए हैं कुछ दिनों के लिए मुझे रखने हैं 1 साल के अंदर वाले पीरियड के लिए, तो ऐसे वाले अगर मेरे 1 साल के अंदर वाले गोल्स हैं, तो ये पैसा मैंने लिक्विड म्यूचुअल फंड के अंदर में डालना चाहिए। या तो एसआईपी के जरिए तरह से आप डालिए, आपके पास अगर लमसम है तो लिक्विड म्यूचुअल फंड में आप लमसम भी डाल सकते हैं। अगर आपका जो गोल है, जैसे 3 साल में वेकेशन का गोल हो सकता है, 3 साल में कार परचेस का गोल हो सकता है, रिटायरमेंट कॉर्पस कुछ दिनों के लिए अगर पार्क करना है आपको 3 साल के पहले पहले के लिए, तो ऐसे कुछ गोल्स है जो गोल शॉर्ट टर्म में आते हैं, मतलब 1 से 3 साल के लिए। इनको आप डेट म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड मतलब शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड हो सकता है, मीडियम टर्म म्यूचुअल फंड हो सकता है, कॉर्पोरेट फंड हो सकते हैं, क्रेडिट रिस्क फंड हो सकते हैं। इस टाइप के जो नाम है वो नाम सब डेट म्यूचुअल फंड में आते हैं। इसमें शेयर्स में पैसा नहीं जाता है, आपका पैसा बॉन्ड्स के अंदर जाता है, पहले दोनों तरीकों में। लेकिन चूंकि शॉर्ट टर्म में हम लोग शेयर मार्केट वाली रिस्क नहीं लेना चाहते, इस वजह से यहाँ पे हमने बॉन्ड वाले फंड्स हम लोग सजेस्ट करते हैं। तीसरा जो तरीका है वो मीडियम टर्म वाला है, जहां पे हम लोग मीडियम टर्म में आने वाले गोल्स, जैसा हाउस परचेस हो सकता है, कार परचेस हो सकता है, या कुछ बिजनेस के लिए पैसा लगने वाला है जो हम 5-6 साल में जमा करना चाहते हैं, ऐसी वाली चीजों के लिए, मतलब आमतौर पे 3 से 6 साल के लिए जो लगने वाला पैसा है, उसके लिए हम लोग बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड, बैलेंस टाइप के एक म्यूचुअल फंड है
उसमें वो हाइब्रिड टाइप के म्यूचुअल फंड्स यूजुअली होते हैं, वहां पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब बैलेंस म्यूचुअल फंड, उसमें कंजर्वेटिव बैलेंस होते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते हैं। तो अगर एकदम ही 3 साल का पीरियड है तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स के लिए आप जा सकते हैं। 4-5 साल का अगर है तो बैलेंस एडवांटेज या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के लिए आप लोग जा सकते हैं। अगर किसी का लॉन्ग टर्म का कोई गोल है, लॉन्ग टर्म का गोल मतलब चिल्ड्रन का एजुकेशन, चाइल्ड का एजुकेशन हो सकता है, मैरिज हो सकता है, ड्रीम हाउस होता है, जो जो गोल आमतौर पे 6 से 10 साल के लिए, 6 से 10 साल लंबे हैं उनके लिए आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स मतलब फंड के नाम अगर मैं आपको बताऊं तो मल्टी कैप फंड्स हो सकते हैं या फ्लेक्सी कैप फंड हो सकते हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो जैसे अनिल और सुनील ने किया था, तो आप बेदिक्कत, आप बेशक थोड़े एग्रेसिव फंड्स में जा सकते हैं। थोड़े एग्रेसिव फंड्स मतलब मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और सेक्टरल फंड, जो अपने लॉन्ग टर्म के गोल से रिटायरमेंट, चाइल्ड का फ्यूचर, वेल्थ क्रिएशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन या अपने लिए वेल्थ क्रिएशन, ऐसे लंबे समय के अगर गोल है जो 10 साल से ऊपर वाली चीज है, तो आप बेशक आपके पैसे मिड कैप, स्मॉल कैप और सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। थोड़ी रिस्क यहाँ पे होती है, लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको ये स्लाइड बताई थी जहां पे उनको 15% रिटर्न्स मिले थे, तो आप भी इन ऐसे 15% वाले रिटर्न्स आप बना सकते हैं अपने आप के लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में। तो लेकिन आपको ये भी थोड़ा सा समझना जरूरी है कि आपका होराइजन अगर थोड़ा सा लंबा है, 10 साल का होराइजन है, तो आप इसमें पैसा डालिए। अगर शॉर्ट टर्म में आप पैसा ये डालते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, तो थोड़ी थोड़ी रिस्क उसमें बनी हुई होती है, थोड़ा खतरा बना हुआ होता है। तो ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। ये स्लाइड का अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो यू कैन रिक्वेस्ट इन द चैट बॉक्स लेटर ऑन, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा या जीतू जी इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे। इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम लोग मुड़ रहे हैं, वो है इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी। देखिए, मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा काम है आपके लिए सही स्कीम चुनना और सही इन्वेस्टमेंट आपको देना। लेकिन मैं यहाँ पे सबके सामने आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा जो काम है वो है 30% और आपका जो काम है वो है 70%, जो है इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी। अगर आपकी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी अच्छी है तो 70% चांसेस आपके ज्यादा है कि आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सको। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो मैं कितनी भी कोशिश करूं आप पैसे नहीं बना सकते हैं, या मेरे बजाय अगर कोई कितना भी अच्छा एनालिस्ट वहां पे आए तो भी आप पैसे नहीं बना सकते अगर आपकी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी अच्छी नहीं है। तो आप जो इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स है वो अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आप जिंदगी में कभी भी पैसा नहीं बनाएंगे। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी क्या कहती है। मैंने हमेशा ये कहा है कि 70% रोल होता है हमारी साइकोलॉजी का। तो देखिए, मैं अगली स्लाइड के ऊपर आ रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है पूरे ये प्रेजेंटेशन के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ऐसा मैं कह सकता हूं। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग पीरियड्स दिखाए, P1, P2 और P3। ये जो पहला वाला पीरियड है ये करीब करीब 2000 से लेके 2003 तक का पीरियड है। ये जो चार्ट है ना, ये सेंसेक्स का चार्ट है, जो भारतीय शेयर मार्केट कैसे कैसे ऊपर गया 2000 से लेके अभी रिसेंट पास्ट तक, कैसे कैसे ऊपर गया, कब कब नीचे आया, ये चार्ट है। तो एक पीरियड मैं आपको बताना चाहता हूँ 2000 से लेके 2003 तक, ये एक ग्रीन लाइन यहाँ पे बनी हुई है। दूसरा पीरियड है करीब करीब 2007 से लेके 2014 तक, ये वाला पीरियड P2, 2007 से लेके 2014 तक। तीसरा पीरियड है 2015 से लेके करीब करीब 2020 तक, ये वाला पीरियड है जो कोरोना वाला फॉल था मार्केट के अंदर, 3 महीने के अंदर मार्केट नीचे आया था, वो ये रेड लाइन यहाँ पे जो है वो बता रही है। तो दोस्तों देखिए, ये क्या हुआ था, अगर मैंने 2000 में कोई SIP करी हुई होती और मैं अगर उसकी वैल्यू 2003 या 4 के करीब देखता था तो मेरे पैसे की वैल्यू उतनी की उतनी ही बनी रहती थी। मैंने कोई भी गेन उसके ऊपर नहीं बनाए हुए होते। अगर मैं ये 3 साल का पीरियड अगर कंसिडर करूं तो मेरा जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उतना ही पैसा रहा 4 सालों के बाद में भी, मैंने कोई गेन नहीं कमाया। सेम चीज हुई 2007 में भी। मैंने 2007 में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किया और करीब करीब 2014 तक, मतलब अगले 5 से 6 साल, 6 साल 7 साल ऑलमोस्ट मैं इन्वेस्ट करते रहा, लेकिन मेरा कोई भी पैसा नहीं बना
एसआईपी के अंदर। तीसरा पीरियड लीजिए आप, 2015 से लेके करीब करीब ये पीरियड तक अगर मैं इन्वेस्ट करता हुआ होता था एसआईपी के अंदर, और मैंने अगर वैल्यू चेक करी हुई होती मेरी मार्च 2020 में, तो मेरा एसआईपी में कुछ भी पैसा नहीं बनता था दोस्तों। तो इतनी बुरी इन्वेस्टमेंट है एसआईपी की, अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो। तीनों पीरियड में हमें कुछ भी पैसा नहीं मिला, तो क्यों लोग एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं? क्यों हमने इन्वेस्ट करना चाहिए एसआईपी के अंदर? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। मैं आपको अगली उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड में अभी लेके जाने वाला हूं, जो आपकी आंखें खोल सकती है। आप देख सकते हैं, ये जो 2005 का साल था, इसके बाद में अगर वो बंदा अगला 1 या 2 साल भी रुक जाता तो उसके रिटर्न्स कहीं से कहीं चले जाते थे। उसका पेशेंस अगर यहाँ पे निकल जाता था 2004 में, तो वो बिल्कुल ही पैसा नहीं बनाता था। लेकिन वो अगर यहां से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 3 साल भी रुक जाता, तो वो बहुत अच्छे से पैसा बनाता था। उसके कैलकुलेशंस में आपको आने वाले 1-2 स्लाइड्स में बताने वाला हूं कि वो कितना पैसा यहाँ पे उसने बनाया, और यहाँ पे अगर वो रुकता था, थोड़े से पेशेंस अगर रखता था, तो कितना पैसा बना सकता था। अगले 5 से 6 साल उसके वापस वैसे गए जहां पे उसने पैसा नहीं कमाया। लेकिन वो अगर अगला 1 साल खाली रुक जाता था, अगला 1 साल 2015 से लेके 2016 तक का करीब करीब पीरियड, अगला 1 साल अगर वो रुक जाता था, तो किस तरह से उसके पैसे में, उसके रिटर्न्स में बदलाव आ जाते थे, किस तरह से वो रिटर्न्स कमाता था। अगर कोई बंदा यहां से यहां पे अगर पैसे की वैल्यू देखता था, तो उसने कुछ पैसा नहीं कमाया, लेकिन वो यहां से अगला 1 साल, तो आपको सबको पता है कि मार्केट किस तरह से चला है, 150% रिटर्न्स। मेरा जो लास्ट से भी वेबिनार था उसमें मैंने बताया था कि स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड वाले वेबिनार में मैंने बताया था मार्केट किस तरह से चला है पिछले करीब करीब 1.5 साल में 150% रिटर्न्स मार्केट ने दिए हैं। तो मार्च में अगर कोई बाहर निकल जाता था तो 0% रिटर्न्स वो कमाता था, लेकिन अगला 1.5 साल अगर वो रुकता था, खाली 1.5 साल, ट्रिमेंडस रिटर्न्स उसके बनते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, ना कि ऐसी और ऐसी। ये आपकी सोच होनी चाहिए, ये आपकी सोच होनी चाहिए, ना कि ये और ये आपकी सोच होनी चाहिए। बेहतर ये आपकी सोच होनी चाहिए। मार्केट में डल पीरियड्स आने वाले हैं, मार्केट में ऐसे पीरियड्स आने वाले हैं जब आप पैसा नहीं कमाओगे, लेकिन ऐसे पीरियड्स के बाद में अगले 1 या 2 साल में ऐसे पीरियड्स आने वाले हैं जब आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। क्योंकि एसआईपी मार्केट से रिलेटेड है, इस वजह से मैं मार्केट की बात कर रहा हूं। अभी मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं आने वाली स्लाइड में। देखिए, ये कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड मैंने लिया है, एक लार्ज कैप टाइप का फंड है जो बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जिसे हम ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। देखिए, मैंने पीरियड, एक ही पीरियड का कैलकुलेशन यहाँ पे बताया मैंने 2016 से लेके 2020 तक का कैलकुलेशन है ये, सितंबर 16 से लेके मार्च 20 तक। मार्च 20 मतलब वो पीरियड है जब शेयर मार्केट नीचे आया था कोरोना की वजह से, ऑलमोस्ट 45% फॉल आया था मार्केट में। तो अगर ये पीरियड के बीच में किसी बंदे ने एसआईपी की हुई होती, ये 10,000 रुपए की एसआईपी की हमने बात की है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उनकी ये पीरियड में हुई होती 4,30,000 रुपया। लेकिन ये 4,30,000 रुपए की वैल्यू हुई होती इतने पीरियड के बाद में, ऑलमोस्ट 4 साल के बाद में हुई होती 3,99,000 रुपए। मतलब उनका लॉस ही रहता था 4 साल के बाद में, और वो लॉस था 30,000 रुपया करीब करीब। 30,000 रुपए का लॉस मतलब -4% सालाना उसने पैसा गंवाया कमाने के बजाय। तो ये एक्सपीरियंस जिस बंदे ने लिया मार्केट में, वो एसआईपी के बारे में निगेटिव हो जाता है। और अगर आप उसमें से हो तो आपको ये सीखना जरूरी है कि अगर आप उसके बाद 1 साल रुक जाते थे 2016 से, अभी मैंने लिया है 2021 का साल, तो यहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, क्योंकि 1 साल ज्यादा हुआ तो इनकी इन्वेस्टमेंट अभी 5,50,000 रुपया हुई। अगर ये 10,000 रुपए की एसआईपी वो कंटिन्यू करते थे 2021 तक, तो 5,50,000 रुपया की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उनकी बन गई मार्च 2021 से, मतलब मार्च 2020 से मार्च 2021, 1 साल खाली ज्यादा उन्होंने मार्केट में स्पेंड किया। ये 1 साल का रिवॉर्ड उन्हें मिला 2,97,000 रुपए, 2,97,000 रुपीज उन्होंने बनाए 5,50,000 रुपए के ऊपर, प्लस ये लॉस उनका 30,000 रुपए का वो भी रिकवर किया। मतलब करीब करीब 3,30,000 रुपए का गेन उन्होंने बनाया अगले आने वाले 1 साल में।
ये जिसको समझ गया है वो मार्केट में सक्सेसफुल हो गया। मार्केट में ऐसे पीरियड्स आने वाले हैं एसआईपी के अंदर, जो पीरियड डल होंगे, जिस पीरियड में आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद आने वाला एक पीरियड होगा जो आपको आपका जो पूरा पिछला डल पीरियड था वो धो के निकालेगा और आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। देखिए सर, यहाँ पे रिटर्न्स का जो रेट है वो 19.61% है। मतलब सालाना ये इन्वेस्टमेंट ने हर साल रिटर्न्स का पाए 19.61, 19.61। एफडी में जो हम लोग कमाते हैं 5.5% सालाना, यहाँ पे हमने कमाए 19.61%। क्या थी आपकी जरूरत उसके लिए? 1 साल ज्यादा रुकना। ये जो पेशेंस है, ये पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइप की इन्वेस्टमेंट में। मैं दूसरी पीरियड में आना चाह रहा हूँ। एक दूसरा पीरियड देखिए यहाँ पे 2010 से लेके 2014 वाला पीरियड, मैं इस पीरियड की बात कर रहा हूँ। 2010 से लेके 2014 वाला पीरियड है, करीब करीब ये पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पीरियड में क्या हुआ देखिए, पहला वाला जो पीरियड है 2010 से 2014, 4,20,000 रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट हुई। अगर 10,000 रुपए की मासिक एसआईपी थी उनकी, तो रिटर्न्स कितने मिले? 4,20,000 रुपए के मात्र 4,62,000 रुपए हुए उनके, 4,62,000 रुपीज हुए उनके, और रिटर्न्स मिले 5.62%। इसका मतलब है एफडी जितने रिटर्न्स खाली मिले ऑलमोस्ट 4 साल के अंदर। तो एसआईपी का में इन्वेस्ट करने का तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। लेकिन अगर वो बंदा अगला 1 साल भी रुक जाता था, देखिए मैंने दूसरा पीरियड लिया है, सेम फंड है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, यहाँ पे भी कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, एक एग्जांपल के तौर पे ये फंड लिया है। बाकी अदरवाइज ये कोई पसंदीदा फंड है ऐसी वाली बात नहीं है, एक एग्जांपल के तौर पे ये फंड लिया है। तो 2010 से 2015 तक अगर मैं रुक जाता तो इन्वेस्टमेंट होती करीब करीब 5,40,000 रुपया, क्योंकि 1 साल ज्यादा बिताया है यहाँ पे 10,000 रुपए के एसआईपी के हिसाब से। तो मेरे बने 8,18,000 रुपए 1 साल ज्यादा रुकने की वजह से। मेरा फायदा कितना हुआ? 2,78,000 रुपीज का। रिटर्न्स कितने बने सालाना? 18.83%। 1 साल ज्यादा रुकने का फायदा। तो दोस्तों, मार्केट आपको डल पीरियड्स देगा, आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आपको मार्केट में जरूर रिटर्न्स मिलेंगे। आपको अनिल और सुनील बनना पड़ेगा, लंबा पीरियड बिताना पड़ेगा, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव जब तक है, मतलब आपने अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 5 साल के इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको तब तक तो रुकना ही रुकना है। रिस्क है लेकिन रिस्क कम है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने अभी तक बात नहीं की है एसआईपी के अंदर, वो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब ये होता है कि जो एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है वो हर पीरियड में होती है। मतलब जब मार्केट ऊपर होता है तब भी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि हर महीने हमारा पैसा जा रहा है ना। तो कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जाएगी, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ जाएगी, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ जाएगी, कुछ निचले वाले पीरियड में जाएगी, कुछ ऊपर वाले पीरियड में जाएगी, कुछ निचले वाले पीरियड में जाएगी, कुछ ऊपर वाले पीरियड में जाएगी। इस तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट होती जाएगी। तो हमें जो वैल्यू मिलने वाली है या हमारा जो प्राइस मिलने वाली है वो एक एवरेज प्राइस रहेगी। ये ऊपर नीचे कैलकुलेट करके अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ इस तरह से, तो ये एवरेज प्राइस मुझे मिलने वाली है, और ये एवरेज प्राइस के ऊपर जो मिलने वाले वो मेरे रिटर्न्स होंगे। आपको ना तो ये प्राइस मिलेगी ना तो ये प्राइस मिलेगी, आपको एक एवरेज प्राइस मिलेगी। तो आपके रिस्क कम हो जाती है और आपको रिटर्न्स मिलते हैं इसमें। इसके अंदर एक चीज आपको यहाँ पे जो आपके लिए अच्छी नहीं है, मैंने डिसएडवांटेजेस की भी बात की थी, तो मैं आपको डिसएडवांटेज भी इसके बताना चाहता हूं कि जो रिटर्न्स आप तब बनाते थे अगर आप ये पीरियड में इन्वेस्टमेंट करते थे। देखिए सबसे ल्यूक्रेटिव पीरियड था इन्वेस्टमेंट का मार्च 2020, क्योंकि मार्केट वहां पे 45% नीचे आ चुका था। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे तो आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू बन जाती थी 2,50,000 रुपया अगले 1 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर। अगर आपको ये टाइमिंग पता होता था तो आप ये बना सकते थे। लेकिन सर हर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, हर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, हर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। ये टाइमिंग बनाना मार्केट में बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो टाइमिंग है लमसम के अंदर आता है, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, जैसे आप ट्रेकिंग करते हो उस टाइप की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आपने एसआईपी करनी है, और एसआईपी की तरीके से आपको एक एवरेज प्राइस मिलेगी और एवरेज रिटर्न्स आपको जरूर मिलेंगे। सर एवरेज रिटर्न्स मतलब मैं 12 और 15% की बात कर रहा हूं, जहां पे आपको एफडी में मिलते हैं 5-5.5%। 12-15% रिटर्न्स कम नहीं होते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी वेल्थ बन सकती है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो एक्सपर्टाइज अगर नहीं मेरे पास है तो मैंने सीधी सीधी एसआईपी बनानी है। एक छोटा सा एनालिसिस बताने के बाद मैं
फोरम ओपन करता हूं, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, या अगर कोई डिस्कशन नहीं तो हम लोग क्लोज कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये एक छोटा सा एनालिसिस बताना चाहता हूँ। ये SIM के बजाय इसको SIP, ये टाइपो मिस्टेक है, SIP इसको पढ़िए। तो SIP वर्सेस लमसम रिटर्न्स, क्या है SIP वर्सेस लमसम रिटर्न्स? कुछ हमने अलग अलग पीरियड्स का एनालिसिस किया। जैसा अगर कोई SIP मैंने 2019 में चालू की होती और 2020 में पैसा निकाला हुआ होता था, सेल डेट मतलब सब पीरियड का पैसा 2020 में निकाला है। जो जो SIP 2008 में चालू की थी वो भी 2020 में बंद की, जो 2009 में चालू करी थी वो भी 2020 में बंद की, जो हमने 2010 में चालू की थी वो भी 2020 में बंद की। ऐसी हर एक SIP हमने अलग अलग पीरियड में चालू करके देखी और उसे 2020 में बंद किया। तो उस SIP के रिटर्न्स ये इस तरह से आए हैं। और ये अगला वाला जो कॉलम है कि मैंने 2008 में लमसम इन्वेस्ट की अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट मैंने लमसम में इन्वेस्ट की और 2020 को निकाल ली। 2009 में मैंने लमसम में इन्वेस्ट की और 2020 को निकाल ली। 2010 में मैंने लमसम इन्वेस्ट की और 2020 को निकाल ली। तो इसके रिटर्न्स क्या है आप देख सकते हैं दोस्तों। SIP की जो रिटर्न्स है, ये फंड जो मैंने लिया है ना, ये कंजर्वेटिव फंड्स लिए हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे 12 और 15% रिटर्न्स नहीं दिख रहे। ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड टाइप का फंड है, लेकिन उसका पीरियड चूंकि 2008 के पहले से मेरे पास अवेलेबल था, इसके लिए मैंने ये एक फंड लिया है। तो कंजर्वेटिव फंड होने की वजह से यहाँ पे आपको 9-10% के रिटर्न्स इन जनरल मिल रहे हैं। एग्रेसिव फंड ये नहीं है। तो लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। देखिए, ये एक साल के अंदर अगर आपको SIP की रिटर्न्स 8.68% आए तो लमसम की रिटर्न्स उससे कम आए, क्योंकि आपने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो इन्वेस्टमेंट आपने ये वैली के ऊपर की थी, सॉरी ये टॉप के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी और आपने यहाँ पे पैसा निकाल लिया था 2020 के अंदर। देखिए, अगर आपने गलती से ऐसी लमसम में इन्वेस्टमेंट करी और यहाँ पे निकाल ली तो आपका रिटर्न्स इसी तरह से आने वाला है। लेकिन उसी पीरियड में अगर आपने SIP कर ली तो आपका SIP का रिटर्न्स फिर भी बन गया, क्योंकि आपने कुछ पैसा ऊपर वाले पीरियड में इन्वेस्ट किया था और कुछ पैसा नीचे आते हुए पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया था। इसकी वजह से आपकी रिस्क कम रही यहाँ पे। लेकिन अगर लमसम में आप कर रहे थे तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट के पैसे कम बनते। लेकिन वही अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 2017 में मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके SIP के करीब करीब बने 8%, लेकिन लमसम के बने करीब करीब 11.25%, क्योंकि यहाँ पे 2017 का जो बॉटम था वो 2017 का बॉटम आपको मिल गया, ये वाला। करीब करीब यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करी थी और यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट निकाली तो आपको ये बॉटम मिल गया। जो बॉटम से ये मार्च वाला बॉटम फिर भी ऊपर था, इसकी वजह से आपके पैसे के रिटर्न्स मिल गए। तो ये लकी वाला पार्ट है, आपको पता नहीं था ये बॉटम है करके, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। आप अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो, अगर एक्सपर्ट है तो उसकी बात अलग है। तीसरा पीरियड देखिए आप, ये पीरियड में एक्सपर्टाइज जिसके पास नहीं थी उसने अच्छे रिटर्न्स बनाए, जिसके पास एक्सपर्टाइज थी उसने कम रिटर्न्स बनाए। 10 साल के पीरियड में भी जिसके पास एक्सपर्टाइज नहीं थी, SIP में हम लोग आमतौर पे ये कहते हैं कि इसके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, तो उसने अच्छे रिटर्न्स बनाए। जिसके पास एक्सपर्टाइज थी लमसम वाली, उससे उसके कंपैरिजन में खाली ये एक पीरियड है 2009 वाला पीरियड, जहां पे SIP वाले ने 12% बनाए और लमसम वाले ने 15% बनाए, क्योंकि 2009 में मार्केट बॉटम में आया था। तो ये 2009 वाला पीरियड देखिए, यहाँ पे अगर आपने लकीली इन्वेस्टमेंट कर ली हुई होती लमसम की तो आपके अच्छे रिटर्न्स बन जाते थे, 15-15% के रिटर्न्स एक कंजर्वेटिव फंड के अंदर भी। और अगर मैं 12 साल की पीरियड की बात करूं तो वापस एक बार मैं आपको इस पॉइंट के ऊपर लाना चाहता हूं कि विदाउट एक्सपर्टाइज आपके रिटर्न्स 12% बने, एक्सपर्टाइज वाले बंदे के रिटर्न्स करीब करीब 8% बने। अगर आप ये टॉप में इन्वेस्टमेंट करते थे तो ये टॉप में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाती थी तो आपके रिटर्न्स उतने नहीं बनते थे। हालांकि अगर आप SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते थे तो शायद आपके ये एवरेज पीरियड आपको मिलता था, बॉटम वाले एवरेजेस भी आपको मिल जाते थे, इसकी वजह से आपके रिटर्न्स अच्छे बन सकते थे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम लोग मार्केट टाइमिंग अगर नहीं कर सकते हैं, जो इन बंदों ने टाइमिंग किया, तो हम लोगों ने मार्केट में टाइमिंग बिताना चाहिए। हमने मार्केट में टाइम बिताना चाहिए, जितना टाइम हम लोग ज्यादा बिताएंगे उतने अच्छे रिटर्न्स हम लोगों को मिल सकते हैं। तो ये एक सबसे लर्निंग वाली चीज है इसके अंदर, जो मैं आपको आज बताना चाहता था। आखिर में आ रहा हूं मैं प्रेजेंटेशन के। SIP का एक दूसरा तरीका भी होता है जिसे हम सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान कहते हैं। अगर मार्केट आपको लगता है कि मार्केट अभी फेवरेबल नहीं है, आप थोड़े एक्सपर्ट हो, आपको लगता है मार्केट काफी ऊपर चला गया है और अभी मुझे लमसम करने का, मेरे पास लमसम अवेलेबल है लेकिन मैंने ये सही समय नहीं है लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हम लमसम को भी SIP की तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
उसे हम एसटीपी ऐसा कहते हैं। इसमें होता क्या है कि मेरे पास अगर कोई लमसम अमाउंट है, समझे मेरे पास 5 लाख रुपए, तो मैं उसे किसी लिक्विड फंड में डाल देता हूँ। लिक्विड फंड मतलब वो फंड होता है जो सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है, उसे शेयर मार्केट का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, उसमें मुझे 3-4% रिटर्न मिलते रहते हैं। लेकिन मैं लिक्विड के अंदर 5 लाख रुपए डाल के एसआईपी की तरह थोड़े थोड़े पैसे, मेरा जो डेस्टिनेशन फंड है, मतलब जो मेरे एग्रेसिव फंड है, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, या जो भी फंड में मुझे जाना है, उस फंड में हर सप्ताह या हर महीना थोड़े थोड़े पैसे ट्रांसफर करते रहता हूं, ताकि मुझे एसआईपी जैसा इफेक्ट मिले। तो ये एक तरीका है मार्केट में कम रिस्क के साथ इन्वेस्ट करने का, जिसे हम एसटीपी कहते हैं। उसमें एक दूसरा और एक तरीका है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बूस्टर एसटीपी उसे कहते हैं। बूस्टर एसटीपी वो करता है जो मार्केट जब नीचे आता है तो थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट करता है हर महीना या हर सप्ताह। तो ये कुछ नए तरीके अभी निकले हैं जो जिसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हो। मेरा प्रेजेंटेशन करीब करीब खत्म हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रेविटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी प्लेटफॉर्म में हमने बहुत ही आसान तरीके से एसआईपी कैसे की जा सकती है, उसकी सुविधा उपलब्ध करा के दी है। आप वहाँ पे टॉप फंड्स यूज कर सकते हो, मात्र 200 रुपए से आप एसआईपी शुरू कर सकते हो, या तो किसी स्कीम के अंदर शुरू कर सकते हो, या कॉम्बो स्कीम, 3-4 स्कीम का जो कॉम्बो होता है जिसे हम प्लेटर कहते हैं, उस प्लेटर में भी आप, कॉम्बो के अंदर भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हो। इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं, एकदम आसान तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग ही आपकी कर रहे हो इसके अंदर अगर जाते हो तो। उसमें टॉप प्लेटर के रिटर्न्स करीब करीब 25% है, क्योंकि हमने रिसर्च स्कीम्स उसके अंदर डाली हुई है। रेडी टू इन्वेस्ट कॉम्बोज है। मैं आपको एक बार, आपका ऑनबोर्डिंग वाला पार्ट अगर खत्म हो जाता है, ऑनबोर्डिंग वहां पे करना पड़ता है, आपकी डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको वहां पे अपलोड करने होते हैं। एक बार वो 10 मिनट वाला पार्ट अगर आपने कर दिया तो अगले 5 मिनट के अंदर आप आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पे कर सकते हो। बहुत ही आसान है। ये प्लेटफॉर्म GRAVYT ये नाम से प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। मैं जीतू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक उसकी लिंक आप अगर चैट बॉक्स में डाल दे, तो अगर जिसको जो देखना चाहता है वो इसे देख सकता है। ये हमारी वेबसाइट है, ऐसे अलग अलग कॉम्बो हमने बना के रखे। जैसा ये ऑल वेदर प्लेटर है, वो किसके लिए भी, नो एक्सपर्टाइज, किसी एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। आप आइए, इन्वेस्ट नाउ करिए और आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ऑल वेदर प्लेटर के रिटर्न्स देखिए आप, एक साल में करीब करीब 19.5%। ये बहुत कम रिस्क वाला प्लेटर है, लेकिन फिर भी 5.5 साल के इसके, सॉरी 5 साल के इसके जो रिटर्न है वो 13.5% रिटर्न है। तो ये जो कॉम्बो है, ये कॉम्बो का पैसा कहाँ कहाँ जाता है? कुछ पैसा डोमेस्टिक इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में जाता है, कुछ पैसा इंटरनेशनल इक्विटी में जाता है, कुछ गोल्ड में जाता है, कुछ बॉन्ड्स में जाता है। इस तरह से आपका पैसा सब तरफ हमने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है ये प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप जरूर ट्राई कर सकते हैं प्लेटफॉर्म। ये प्लेट मतलब मैं ओपन करना चाहता हूँ फोरम, अगर किसी को कुछ सवाल है या कुछ डिस्कशंस है तो हम लोग अभी ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता हूँ, पानी पीता हूँ तब तक। जीतू जी, यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। श्योर सर। किसी को अगर कुछ सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको बात करके सवाल कुछ एक्सप्लेन करके पूछना है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो अनम्यूट करके भी सवाल आप पूछ सकते हो। विक्रम जी, विक्रम हैज रेज्ड अ हैंड। यस यस यस, विक्रम जी, यस विक्रम जी, Hi, प्लीज। hi, Unmesh. या हाय। Hi. मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू पेंशन और एसआईपी, ये दोनों के बीच में। अभी कुछ कंपनीज होते हैं जो जो आपके साथ ही, आप जितना कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही आपकी कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है, बट उसके रिटर्न्स आपको मिलते हैं आफ्टर 55 और आफ्टर 60 एज के बाद। तो उसकी अमाउंट मेरे ख्याल से जो मिलती है, वो जितना आप डालोगे उतनी कंपनी भी डालेगी, और फिर आफ्टर 60, एट द एज ऑफ 60, उसको आप बाय मंथली भी निकाल सकते हो, या फिर लमसम भी निकाल सकते हो, बट उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो उसको अगर हम एसआईपी के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज एडवांटेज किसमें ज्यादा हो सकता है आपके हिसाब से? जी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो आप बात कर रहे हो, शायद आप एनपीएस की बात कर रहे हो।
जिसमें आपकी कंपनी कंट्रीब्यूट करती है और आप भी कंट्रीब्यूट करते हो। एनपीएस ये एक एसआईपी जैसा या म्यूचुअल फंड जैसा ही तरीका है, लेकिन चूंकि इसके अंदर एक गवर्नमेंट ने एक व्हीकल तैयार किया है हर किसी को पेंशन मिले इसके लिए, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो हमें ये रिस्ट्रिक्शंस क्या है ये समझना पड़ेगा। एनपीएस के अंदर आपका जो पैसा है आपकी उम्र के 60वें साल तक लॉक हो जाता है। अगर आप टीयर 1 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट होते हैं। तो टीयर 1 अकाउंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका पैसा 60वें साल तक लॉक हो जाता है। लॉक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे आगे वाली चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। वो है 60वें साल के बाद में अगर आपको पैसा निकालना है तो भी आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हो, आप 60% पैसा निकाल सकते हो। जो 40% पैसा है उसमें से आपको एन्युटी लेनी पड़ती है। एन्युटी मतलब वो कंपलसरी आपको पेंशन फंड में डालने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है, पेंशन फंड में डालने पड़ते हैं, इसका मतलब ये है कोई इंश्योरेंस कंपनी जो है जो पेंशन फंड चलाती है उसमें आपको कंपलसरीली वो 40% पैसा डालना पड़ेगा, और उसके रिटर्न्स आमतौर पे काफी कम होते हैं। मतलब मैं आपको अगर बोलूं तो गलत नहीं होगा कि उसके रिटर्न्स 4, 4.5 या 5% ही होते हैं। तो वो रिटर्न लेना उतना लाजमी नहीं है। उसके कंपैरिजन में अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको काफी सारी सुविधाएं हैं, काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन उसमें अगर आपको कंपनी का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता है एसआईपी के अंदर तो डेफिनेटली आपने एनपीएस के अंदर जाना चाहिए। लेकिन मैं अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करूं, लिक्विडिटी की बात करूं, रिटर्न्स की बात करूं, तो वो आपको एसआईपी में बेटर मिलेंगे एनपीएस के कंपैरिजन में। सर थैंक यू। एक सवाल है, पूछा है मिस्टर आशुतोष सानप जी ने कि टैक्स डिडक्शन एप्लीकेबल है, इज टैक्स डिडक्शन एप्लीकेबल? नहीं, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि ये जो हमारा एटीसी वाला सेक्शन है, एटीसी वाले सेक्शन में जिसमें 1,50,000 रुपए की हमें डिडक्शन अलाउड है, वो एसआईपी में अवेलेबल है या नहीं है, ये शायद आपका सवाल है अगर मैं सही समझ रहा हूं तो एकदम सर बिल्कुल सही है आपका, ये एप्लीकेबल है। लेकिन हर फंड की एसआईपी को, हर स्कीम की एसआईपी को ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए आपको जो ईएलएसएस टाइप की जो स्कीम्स है वो चुननी पड़ेगी। तो जिसमें, जिसको टैक्स सेविंग फंड्स भी कहते हैं या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड्स भी कहते हैं, जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, वो वाला फंड आपको चूज करना पड़ेगा। उसके अंदर अगर आप 1 साल के अंदर पूरा 1.5 लाख रुपया डाल देते हैं तो वो 1.5 लाख रुपया आपको डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं यहाँ पे कि एक एसआईपी या ईएलएसएस म्यूचुअल फंड एक ही ऐसा तरीका है जिसमें कम से कम लॉक इन पीरियड है, मतलब 3 साल का। बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा डालते हो जहां पे भी आपको एटीसी वाला डिडक्शन एप्लीकेबल है, लेकिन वहां पे लॉक इन पीरियड आप जानते हो कम से कम 5 साल का है अगर मैं यूनिट लिंक में डालता हूं तो, और अगर मैं कन्वेंशनल पॉलिसी में डालता हूं तो 15-20 साल का है। इवन एफडी में अगर आप डालते हैं 5 साल की लॉक इन वाला तो उसमें भी 5 साल का लॉक इन होता है। तो सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ईएलएसएस। एसआईपी की तरह से डालो या लमसम की तरह से डालो, आपको उसमें डिडक्शन मिलेगा। ओके, थैंक यू। सर एक और सवाल है, हाउ मच अमाउंट शुड आई इन्वेस्ट फॉर मोर मनी इन मिनिमम ड्यूरेशन? सर यही एक बहुत कठिन सवाल है जिसका मेरे पास जवाब नहीं है। मैं अगर वापस इसको थोड़ा सा मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ सवाल को, आप क्या कहना चाहते हैं? हाउ मच अमाउंट शुड आई इन्वेस्ट फॉर मोर मनी इन मिनिमम ड्यूरेशन? सर देखिए, मिनिमम ड्यूरेशन वो होता है जो मेरे गोल के लिए एप्लीकेबल हो। मतलब मुझे पैसा कब लगने वाला है। अगर मुझे 3 साल में पैसा लगने वाला है तो हम लोग यूजुअली ये सजेस्ट करते हैं आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्कीम्स में ना जाए, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की स्कीम्स में ना जाए जहां पे रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास में 3 साल का पीरियड ही है और अगर इंसिडेंटली 3 साल के बाद जब आपको पैसा निकालना है तब अगर मार्केट नीचे है तो आपको लॉस में बाहर निकलना पड़ेगा। इसकी अगर आपकी तैयारी है तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा डाल सकते हैं। अगर लकीली आप जो राइज वाला पीरियड है उस राइज वाले पीरियड में आप लकीली निकल गए तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन रिस्क उतनी ही ज्यादा होगी आपकी। तो कम पीरियड में ज्यादा पैसा बनाना, इसका मतलब है रिस्क ज्यादा लेना। आप अगर रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आप ये कर सकते हैं। आमतौर पर एज अ फाइनेंशियल प्लानर हम लोग ये नहीं सजेस्ट करते हैं। तो एक उसके दूसरा क्वेश्चन था, अभी आपने 3 साल का मुझे एक लॉजिक बताया, एग्जाम्पल दिया, ठीक है? तो इसको हम अगर 10 साल तक लेके जाते हैं, ठीक है? एब्सोल्युटली, हाँ, बोलिए। ठीक है। तो लेट्स कंसीडर आई वांट टू इन्वेस्ट 10,000 पर मंथ, ठीक है?
तो 10 साल तक अगर मैं करता हूँ तो उसमें अच्छे बेनिफिट मिलेंगे क्या मुझे? क्योंकि देखिए, अप्रोक्सीमेट, या मैं कंटिन्यू। मैं आई एम टेलिंग यू, see on in a study what we have found out that equity market has never lost money if someone has invested for any period beyond 5 years. अगर मैं 5 साल से ज्यादा की पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो मैंने कभी पैसा लूज नहीं किया है। और इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आपका पीरियड ज्यादा है तो आप रिस्क लीजिए, आप एग्रेसिव फंड में डालिए। अगर आप आपका 10 साल का पीरियड बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल बेशक इसमें डालिए पैसा। स्मॉल कैप मिड कैप में आप पैसा डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा बनेगा। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स के जो रिटर्न्स दिख रहे हैं वो करीब करीब 19% 20% रिटर्न्स आज के पीरियड में दिख रहे हैं। तो आपके भी इस तरह से पीरियड्स बन सकते हैं, आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। कम से कम हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब? देखिए, एक्सपेक्टेशन एक बात होती है जो एक आम तौर पे जो बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, मैं अगर 10 साल की बात करूं तो यू कैन एक्सपेक्ट रिटर्न बिटवीन 14 to 15% मिड कैप स्मॉल कैप जैसे फंड में। मल्टी कैप जो फंड है या डाइवर्सिफाइड फंड है उसमें आप 13-14% फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लार्ज कैप टाइप के फंड में आप 12% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 12 से 13% ऑन अ लोअर साइड ये रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री भी यही बताती है, हिस्ट्री ने ये रिटर्न्स दिखा है हर बार। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। So the next question is tax applicable on the profit or the total amount invested or total amount gathered? नहीं, देखिए, हमारी जो इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट होती है वो अमाउंट ऐसी होती है जिसके ऊपर हमने इनकम टैक्स ऑलरेडी भरा हुआ है, तो उस अमाउंट के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता है। आपकी जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर आपको कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। जब भी आपको टैक्स लगेगा वो टैक्स आपको प्रॉफिट के ऊपर लगता है। मैं अभी कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहा हूँ, राइट। कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा सा मैं इसमें इलेबोरेट करता हूँ आपको कि अगर कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर वाया एसआईपी या वाया लमसम आप 1 साल के बाद अगर पैसा निकालते हो और 1 साल के बाद में आपका लेट से 5 लाख रुपए के ऊपर में 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट बन जाता है, तो आपका जो ऊपर का 1.5 लाख रुपया है वही टैक्सेबल होगा। और वो जो टैक्स है 1.5 लाख रुपए में से भी 1 लाख रुपए की, पहली 1 लाख रुपए की जो रकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। खाली ऊपर की 50,000 रुपए की जो रकम है उसके ऊपर आपको 10% टैक्स लगेगा, यानी 5,000 रुपए का टैक्स आपको लगेगा। गवर्नमेंट कभी भी आपसे आपका जो कैपिटल है, जो आपने इन्वेस्टेड पैसा है उसके ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लेगी। जो प्रॉफिट आपने कमाया है उसी के ऊपर आपको टैक्स लगेगा, और जो मैंने कैलकुलेशन अभी बताया आपको उसी तरीके से टैक्स लगेगा आपको। Sir, if you allow me, I'll suggest one thing. हमारा ग्रेविटी के हमारे वेबसाइट पे हम लोग ब्लॉग्स लिखते हैं हमेशा, उसमें हमारा ये म्यूचुअल फंड का जो टैक्सेशन है उसके बारे में भी हमारा एक ब्लॉग है। मैं ग्रेविटी के वेबसाइट यहाँ चैट बॉक्स में अभी डाल रहा हूँ, आप वहां पे जाके हमारे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको काफी जानकारी मिलेगी। Absolutely, sir. Absolutely. So in a nutshell, प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स लगेगा, वो भी 1 लाख रुपए के ऊपर के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा अगर आपसे आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल के ऊपर वाला है तो। Okay. Sir, next question is, are fund managers have rating? If yes, should we go with most rated fund managers for SIP? सो देखिए, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज है, वो रेटिंग एजेंसी अपना अपना काम करती है और वो फंड मैनेजर्स को रेटिंग देती है या फंड्स को भी रेटिंग देती है। तो यूजुअली ये रेटिंग उनका जो अनुभव है वो अनुभव के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे ग्रेविटी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर मैंने कुछ फंड्स चूज करके दिए तो वो भी अलग अलग एजेंसीज ने अच्छे रेट किए हुए फंड्स ही हम चूज करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे रेट किए हुए फंड्स में अगर आप जाते हो तो एक अच्छी बात है। एक छोटा सा मार्केटिंग एंगल मैं इसमें खाली बताना चाहता हूँ, कुछ कुछ रेटिंग एजेंसीज हो सकती है जो मार्केटिंग एंगल से एक आधी स्कीम का या एक आधे फंड मैनेजर का रेटिंग बढ़ाए, तो आप इस चीज का रिस्क टालने के लिए आप 2-3 अलग अलग रेटिंग एजेंसी से रेटिंग पता कर सकते हैं, और उसमें तीनों रेटिंग एजेंसी ने जिस फंड को अच्छा रेटिंग दिया है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि रेटिंग का मतलब ये नहीं है कि अच्छे रिटर्न्स, क्योंकि जो रेटिंग दिया जाता है वो काफी सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे दिया जाता है।
वो रेटिंग रिस्क के ऊपर दिया जाता है, रिटर्न्स के ऊपर दिया जाता है, फंड मैनेजर के अनुभव के ऊपर दिया जाता है, म्यूचुअल फंड कंपनी के ऊपर दिया जाता है, वो कितनी रिस्क मतलब कितना उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके ऊपर दिया जाता है, काफी सारे पैरामीटर्स है। तो अगर आप खाली रिटर्न देखना चाहते हैं तो आप रेटिंग मत देखिए, लेकिन आप ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखना चाहते हैं एज अ ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जिसको हम बोलते हैं कपिल देव जैसा, तो आप रेटिंग जरूर देखिए। 2-3 अलग अलग रेटिंग एजेंसी का रेटिंग आप कंपेयर कीजिए। आप इकरा का कर सकते हैं, मॉर्निंग स्टार का कर सकते हैं, और वैल्यू रिसर्च का आप रेटिंग कंपेयर कर सकते हैं, देन यू कैन इन्वेस्ट। Sir, Vikram ji has raised hand again. Mr. Vikram, please. Hi. Yeah. Hi. So my next question is, can we how flexible is SIP? So basically, can we treat SIP similar to savings bank account? So basically what I want to say is, can we straight away put the money in SIP, and whenever we need, can we just withdraw the money from SIP, and can we treat it like savings bank account basically? Absolutely, Vikram, you can withdraw your money anytime. There are few restrictions. You can always withdraw your money. First thing, there is always a liquidity available. Only if you are not investing in a ELSS type of fund, which is for tax saving, which has a 3 years lock-in period. But most of the funds are open-ended funds. Open-ended funds means you can withdraw your money at any point in time. You just have to take care of only one thing, that if you are withdrawing your money before 1 year, then before a completion of 1 year, most of the mutual fund companies and the funds, they charge exit load of 1% on the funds if you are withdrawing before 1 year. So if you don't want to spend that 1% of exit load, then you should not withdraw before 1 year. But again, if I am talking about liquid fund or a debt fund, which has nothing to do with the share market. So if you are investing via SIP in a liquid fund or a debt fund, you will not have any kind of exit load. You can put money at any point in time, you can withdraw your money at any point in time, there is no restrictions. But if you are investing your money in equity oriented fund, when I'm saying equity oriented fund, it means that it can be equity savings fund, it can be a hybrid fund, it can be a large cap fund, multi cap fund, mid cap fund, or a small cap fund. Then there is a possibility that there would be a exit load of 1% before completion of 1 year. So if you are withdrawing your money before completion of 1 year in these schemes, then you will have to incur 1% of exit load, not in the liquid and debt schemes. Thank you. Thank you. Sir, someone has put a question in my personal chat. Okay. So the question is, my daughter is 10 years old. If I want her to marry at the age of 25, how do I know how much amount will be required and how much amount shall I start saving today in SIP? Oh, so this is a very good question, a very practical question rather. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक कैलकुलेटर यूज करिए। जाइए आप ग्रेविटी ऐप के ऊपर, ग्रेविटी ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे रेडीमेड कैलकुलेटर आपको दिया हुआ है कि 15 साल के लिए अगर मुझे इतना पैसा जमा करना है बेटी की शादी के लिए, तो मैंने कितने अमाउंट की SIP करनी चाहिए। अगर आप उसमें ये फिगर्स डाल देते हैं तो आपको एक रेडीमेड आंसर मिल जाएगा, और कौन सी SIP करनी चाहिए ये भी सजेशन वहां पे मिल जाएगा। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, दो वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, बट देन there is a very ready-made calculator we have prepared in Gravity. You can always use it. Otherwise, also many platforms have this kind of calculators available these days. Okay, sir. Thank you. Yeah. So to end with, मैं रोज मार्केट में काम करता हूँ। मेरा मार्केट से काफी क्लोज रिलेशंस आते हैं, फिर भी मैं SIP करता हूँ। मतलब मैं अपने आप को अगर मैं एक्सपर्ट मान के चलूं तो मैंने SIP नहीं करनी चाहिए, मैंने बॉटम्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं क्योंकि हर किसी के जजमेंट्स गलत हो सकते हैं। तो सर SIP करिए, लमसम भी करिए, लेकिन SIP को कभी भी आप अवॉइड मत कीजिए या इग्नोर मत कीजिए। ये बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है वेल्थ बनाने के लिए ओवर लॉन्ग टर्म। So I mean that is one note which why I keep on saying this, because I have seen people creating wealth in my career, during my career, and people have created immense wealth. Only your psychology should work well for you.
as I have shown in the other slide, that you should have a good amount of patience, though the market, market may not give returns for extended period of time, maybe 4-5 years kind of a period, but you need to keep your patience, and then probably you will definitely get returns. That's the time which you should wait for. So sir, can we take one last question? Yeah, the basic question. The question is, how do I know which mutual fund scheme is good for me? Okay, now this is a very subjective question. It depends on what is your risk profile. Are you a conservative investor, or you are a moderate risk taker, or you are a very aggressive risk taker? It depends on your nature of investing. कुछ लोग होते हैं ना जो पैदाशी रिस्क लेने वाले होते हैं, जिनका नेचर ही रिस्क लेने वाला होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, आपका एक रिस्क प्रोफाइल बनाते हैं एक्चुअली, और वो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। तो आपका अगर नेचर एग्रेसिव है, आप अगर रिस्क टेकर्स है, तो आप बिल्कुल एग्रेसिव फंड्स, मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप जैसे फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उतने एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो, आप उतनी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा नीचे आइए, लार्ज कैप फंड्स में आप इन्वेस्ट करिए, या आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करिए। इस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, अगर आप उतने एग्रेसिव रिस्क टेकर नहीं है तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। ये इसके लिए भी हमने, अच्छा सवाल था ये एक्चुअली, इसलिए इसके लिए भी हमने ग्रेविटी में एक रिस्क एनालिसिस का टूल दिया है, जिसमें आप अपने आप का रिस्क प्रोफाइलिंग आप खुद होके कर सकते हो, और आपको वहां पे सजेशन भी देगा कि ये आपका रिस्क प्रोफाइल है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें जानी चाहिए। तो दिस इज अ रेडीमेड टूल अवेलेबल फॉर यू। Okay. Yes, sir. You can open multiple SIPs at any point in time. 10 SIP भी चल सकती है, 15 SIP भी चल सकती है। विक्रम जी ने वापस सवाल पूछा है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो कितनी भी SIP आप खोल सकते हैं एट ए टाइम। 1 इन स्मॉल कैप, 1 इन मिड कैप, 1 इन लार्ज कैप आप कर सकते हैं। ये मल्टी कैप आपने बना दिया, आपने एक कॉम्बो अच्छा बना दिया यहाँ पे, स्मॉल मिड कैप और लार्ज कैप का। ऐसे रेडीमेड कॉम्बो भी हमारे पास ग्रेविटी में अवेलेबल है, लेकिन आप भी खुद से ये बना सकते हैं कॉम्बो। एनी टाइप ऑफ SIP you can do at any point in time. There is no restriction to that. Sir, one more question. Is capital gain tax applicable in switching of fund? Yes, absolutely. It is applicable because switching of the fund is considered as booking the profit. आप इसे प्रॉफिट बुक करना ही मान सकते हैं। अगर मैं एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक स्कीम के अंदर प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, उस समय तक जितना प्रॉफिट है उतना मैं बुक कर रहा हूँ, और जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट के ऊपर जो भी कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है वो आपको लगेगा। इट विल बी एप्लीकेबल। Okay, sir. So, any more questions, please? और कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है, कुछ डाउट पूछना चाहता है? Yeah, so you can come back to us later at any point in time. Our helpline numbers are also available. You can call us at our helpline number, or maybe you can put us a mail, which is available on our website as well. या फिर मैं हमारा इन्वेस्टर वाला जो नंबर है वो भी यहाँ पे डाल देता हूँ। सर यस, हेलो। हाँ सर, अगर हाँ सर, इनकम टैक्स हम खुद ही फाइल करते हैं, और उस टाइम पे अगर हम इसको ये जो अमाउंट है सिप का वगैरह जो प्रॉफिट वगैरह, अगर उसको शो नहीं करते हैं जी, तो ये ऑटो मतलब इनकम टैक्स में दिखेगा या एब्सोल्युटली दिखेगा, एब्सोल्युटली दिखेगा। ये अभी बहुत ऑटोमेटेड सिस्टम बन गया है, पहले नहीं दिखता था 1-2 साल तक, इस साल से तो पूरा कैप्चर होना शुरू हो गया है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, आपका पूरा कैपिटल गेन रिपोर्ट जो है ना, वो ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में पहुंच चुका है। मतलब छुपा नहीं सकते इसको, छुपा नहीं सकते आप इसको। आप इसमें कैश में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते, आप इसको छुपा भी नहीं सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। Thank you. Yeah, so I think thank you all of you for joining in, taking out your time. We will be continuing this series of webinars. This will be on, Jitu ji, you can explain what would be our timings of webinars and all. Yeah.
हम लोग हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, जो हमने पिछले महीने से शुरुआत की है। तो अभी अगला वेबिनार जो है हमारा वो रहेगा 7 मई को। उसका टॉपिक क्या रहेगा, हमारे सोशल मीडिया पेजेस को आप फॉलो कर सकते हैं ग्रेविटी के, वहां पे आपको पूरा जानकारी मिलेगी। अगले कुछ ही दिनों में हम लोग हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार का टॉपिक है वो हम लोग उसको पब्लिश करेंगे। लेकिन आप एक बात तो है, आपका कैलेंडर में आप 7 मई को तो बुक करके रख सकते हैं। 7 मई को रात में 9 बजे सेम टाइम पे हम लोग वेबिनार मोस्टली ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन 7 मई का डेट आप आपके कैलेंडर में बुक करके रख सकते हैं अगले वेबिनार के लिए। थैंक यू। Thank you so much, guys, for joining in. Yes. Let's be in touch. Thank you. Bye bye. Okay. Thank you. Bye. Bye.